हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल अडेप्टेशन के बारे में। सो दिस इज अ नॉर्मल सेल। दिस इज व्हाट? दिस इज अ नॉर्मल सेल। अब इस सेल के ऊपर क्या एक्ट हुआ? स्ट्रेस। अब ये जो स्ट्रेस है ये क्या करेगा? नॉर्मल सेल पे जब ये एक्ट करेगा तो नॉर्मल सेल अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। ये क्या करने की कोशिश करेगा? अडेप्टेशन। ओके, अडेप्टेशन क्या है? Adaptation is the ability of cell to respond to various kind of stress, or you can say any harsh environmental condition. ठीक है। Now cell adaptation क्या है और ये किस में होती है? Generally it occurs in a cell which is neither normal nor injured. ओके, इस सेल में अब क्या होगी? अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। नाउ जनरली जो अडेप्टेशंस हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन? सो टाइप्स ऑफ adaptations. Generally, I have told you there are 4 types. So first one is what? That is hypertrophy. Hypertrophy. Second is hyperplasia. Third adaptation is metaplasia. Fourth adaptation is atrophy. Now we'll discuss one by one. So, what is hypertrophy? Hypertrophy is nothing but the increase of cell size. So, what is hypertrophy? It is increase in size of the cell. So as you can see here, these are the normal cells. These are what? Normal cells. This is a nucleus inside these cells. Now, when there is increased workload, what is going to happen to these normal cells? इनकी हो जाएगी hypertrophy in response to increased workload और increased stress. तो जब इनकी हाइपरट्रॉफी हुई, अब इनका साइज बढ़ा तो क्या होगा? इनका जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस को क्या होगा? वो भी क्या हो जाएंगे? देयर साइज ऑल्सो इंक्रीजेस. सो वी कैन से जो नॉर्मल न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है नॉर्मली वो कितनी होती है? 1:3 to 1:4. बट इस केस में ये रेशियो बढ़ जाएगी. सो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल इंक्रीज. Okay, now what do you think? Hypertrophy pathological है कि physiological? Just tell me. Okay, so hypertrophy जो होती है it is more physiological than pathological. It is what? It is more physiological than pathological. ओके और मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रीज़न क्या है हाइपरट्रॉफी का. व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हाइपरट्रॉफी? सो इट इज़ इंक्रीज वर्कलोड. जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा सेल पे तो वो उसमें क्या होगी? हाइपरट्रॉफी. और मैकेनिज्म क्या है? हाइपरट्रॉफी होगी कैसे? That is via increase of structure proteins. Increase of
structure proteins. Okay. Now what are the various examples of the hypertrophy? Example. So first example क्या है? Skeletal muscle की hypertrophy के बारे में we'll discuss. हाइपरट्रॉफी. स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? इन केस ऑफ एथलीट्स, इन केस ऑफ बॉडी बिल्डर्स. सो एथलीट्स में, बॉडी बिल्डर्स में. अब जब आप कभी जिम जाते हो तो आपका जो ट्रेनर है वो आपको क्या बोलता है कि सर और मैम आपने ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना है अगर आपको ऐसी बॉडी शेप चाहिए. तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं इस केस में. सेकेंड जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या है? दैट इज प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में यूट्रस की हाइपरट्रॉफी होगी. ओके. थर्ड जो एग्जाम्पल है दैट इज ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी. और यू नो ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी आपको 3 कंडीशंस में देखने को मिलेगी. वन इज प्यूबर्टी, सेकेंड इज प्रेगनेंसी एंड थर्ड इज लैक्टेशन. सो प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. और जो फोर्थ कंडीशन है वो क्या है? दैट इज हाइपरट्रॉफी इन द कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी. सो अब ये चारों एग्जाम्पल्स में कौन सी एग्जाम्पल आपके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल है, कौन सी पैथोलॉजिकल? सो सी, स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी जो एथलीट्स या बॉडी बिल्डर्स में होती है ये पैथोलॉजिकल है कि फिजियोलॉजिकल? ऑब्वियसली इट इज व्हाट? इट इज फिजियोलॉजिकल. यूट्रस, दिस इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल. एंड ये ब्रेस्ट की जो हाइपरट्रॉफी है दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज फिजियोलॉजिकल. बट अगर हम बात करें कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी की, ऑब्वियसली इट इज पैथोलॉजिकल बिकॉज ये पैथोलॉजी की वजह से हो रही है. हार्ट के ऊपर जब स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसका वर्कलोड होगा तो जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होगी. अब स्ट्रेस कैसे हार्ट के ऊपर ज़्यादा हो सकता है? मे बी बिकॉज ऑफ हाई बीपी और एनी अदर कंडीशन. सो इट इज एक्चुअली अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. नाउ एज यू कैन सी हेयर इन दिस इमेज, ये क्या है? दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल इमेज. तो यहाँ पे आप क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हो कि मसल की हाइपरट्रॉफी कितना बड़ा हो गया यहाँ पे मसल. सो दिस इज द इमेज ऑफ कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी. नाउ विल डिस्कस अबाउट हाइपरप्लेजिया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजिया टर्म? Plagia is nothing but the proliferation. It is what? It is the proliferation. So hyper means ज़्यादा. So more proliferation of the cell is called as hyperplasia. So see, these are the normal cells. Okay. अब इन सेल्स में क्या हो गया? हाइपरप्लेजिया. सो मोर प्रोलिफरेशन विल बी देयर. सो द सेल नंबर increases. So see, in hyperplasia there is increase in number of the cell. There is increase in number of cell. Okay. हमने हाइपरट्रॉफी में बोला था कि वहाँ पे सेल का साइज़ बढ़ रहा था तो जिसकी वजह से क्या था? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो भी इंक्रीज़ हो रही थी. बट यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ रहा है. तो डू यू थिंक कि इसमें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशो को कोई फ़र्क पड़ेगा? सो व्हाट यू थिंक? ऑब्वियसली नॉट. सो यहाँ पे जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो है वो क्या रहेगी? इट इज़ सेम.
This is the nucleus. Okay. Now, what is the reason of hyperplasia? What is the reason? Main reason जो इसका है that is more growth factors. अब ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि कोई हार्मोन ज़्यादा होंगे तो उनकी इन्फ्लुएंस टू पर्टिकुलर ऑर्गन भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो रीज़न क्या है? दैट इज़ इंक्रीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया? मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या होगा? ग्रोथ फैक्टर्स जब ज़्यादा एक्ट करेंगे ऑन द पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन यू कैन से, तो उसकी वजह से क्या होगा? मोर proliferation will be there. Okay. Now what you think? जो hyperplasia, it is pathological or physiological? It is more pathological than physiological. It is more pathological. Okay. अब हम बात करेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की. So, what are the examples? So, first example is that is endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia. Because of the more estrogen, this will happen. अब ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल के जो सेल्स है उनकी प्रोलिफरेशन कराता है. तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. जनरली जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 है ना, जो ये एग्जाम्पल है किसकी? हाइपरप्लेजिया की. Whereas अगर हम बात करें टाइप 2 की तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एट्रोफी. इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एट्रोफी. ओके. नाउ व्हाट इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेजिया? Second example is benign prostate hypertrophy. As you know, what is happening in benign prostate hypertrophy? Prostate hypertrophy. इसमें जनरली जो प्रोस्टेट है उसका साइज बढ़ जाएगा और ये मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज एंड्रोजन्स की वजह से होता है. एंड्रोजन इन्फ्लुएंस की वजह से होगा ये. ठीक है. जो थर्ड एग्जाम्पल है, अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है इसकी? दैट इज ब्रेस्ट टिश्यू. और ब्रेस्ट की ग्रोथ कब कब होगी? दैट इज प्रेगनेंसी, अदर इज lactation, and third one is puberty. Okay, but just remember, lactation is not an example of what? Hyperplasia. So lactation में hyperplasia नहीं होता. lactation के दौरान जो breast की growth होती है that is mainly because of hypertrophy, not because of hyperplasia. So hyperplasia occur only in case of pregnancy and in case of puberty. But अगर दोनों ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल हाइपरट्रॉफी भी दी हुई है और हाइपरप्लेजिया भी है, तो आपने प्रेफरेंस देनी है हाइपरट्रॉफी को मोर देन हाइपरप्लेजिया. ओके. एंड अगर हम बात करें यूट्रस के केस में, फोर्थ एग्जाम्पल इज यूट्रस. यूट्रस के केस में भी जो लाइक इन केस ऑफ प्रेगनेंसी you will give preference to what? Hypertrophy or hyperplasia? It is a more kind of hypertrophy than the hyperplasia. Okay. Now as you can see this image, this is a normal endometrium. ठीक है. These are what? These are the endometrial glands, as you can clearly appreciate this. ठीक है. Now see this image. Like can you clearly appreciate the hyperplasia? Like कितने glands हैं? The number of glands increased here.
These all are what? These all are glands. Here the number of glands increases, so this is an example of what? Hyperplasia of endometrium. Now the third adaptation is metaplasia. Okay, now what you understand by the term metaplasia, it is actually the change of one epithelium to another epithelium. It is what? Change of one epithelium to other epithelium. और इसकी एक और definition है, that is change of one adult mature cell into another adult mature cell. Okay, change of one adult mature cell to another adult mature cell. Okay, this is what? This is a metaplasia. Now what is the mechanism of metaplasia? How the metaplasia is going to take place? So mechanism is stem cell reprogramming. Because of this metaplasia occurs. Now metaplasia is of two types. What are the two types? One is the epithelial metaplasia. One is what? Epithelial metaplasia. Now the second metaplasia is what? That is the mesenchymal metaplasia. Now epithelial tissue is of two types. One is the squamous epithelium, other one is the columnar epithelium. So one is the squamous, other one is the columnar epithelium. Okay, and you know squamous metaplasia, where you can clearly appreciate it, that is in the respiratory epithelium. Okay, that is because of the smokings. And columnar metaplasia ki most important example is the Barrett esophagus. We'll discuss about them later. Now what is mesenchyme? It is a strength providing thing. It is what? It provides strength. Like you know the bones, the muscles, the cartilages, these all are the examples of mesenchyme. So there can be bones, muscles, vessels, cartilages. Okay. Now first we will discuss about the columnar metaplasia. So for columnar metaplasia, the best example of columnar metaplasia is what? That is Barrett's esophagus. Barrett's esophagus. Okay. Now it is also called as what? It is called as the intestinal metaplasia. Why it is called as intestinal metaplasia? We'll discuss. Okay. Ab you know this is the esophagus and this is the stomach. In the esophagus, which epithelium is present? That is squamous epithelium is present in the esophagus. But if we talk about the stomach or intestine, वहाँ पे कौन सी होती है? That is the columnar epithelium. This is what? This is the columnar epithelium that is present in the stomach and intestine. And you know columnar epithelium क्या करती है? It helps in secretions. और stomach और intestine में तो secretions चाहिए. And in esophagus, it is squamous one. Now there is one condition called as GERD. Now what is GERD?
GERD is a gastroesophageal reflux disease. It is gastroesophageal reflux disease. और इसमें क्या होता है, देयर इज अ रिफ्लक्स ऑफ एसिड फ्रॉम स्टमक टू द ईसोफेगस. सो यहाँ पे जो भी एसिड होगा it will go to the esophagus and irritate the epithelium that is present there. Okay, so with time जैसे like 1 2 3 4 months या years में this epithelium what it will do, ये इस स्ट्रेस को अडेप्ट करने की कोशिश करती है. तो अडेप्टेशन क्या है, यहाँ पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम थी अब वो एपिथेलियम रिप्लेस हो जाएगी स्टमक वाली एपिथेलियम से. अगर सोचो यहाँ पे स्टमक वाली एपिथेलियम हुई तो ईसोफेगस को कोई नुकसान होगा? ऑब्वियसली नॉट. सो टू प्रोटेक्ट द ईसोफेगस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरली इट इज़ नॉट अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बट बॉडी थिंक्स लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वैमस की जगह कॉलमनर एपिथेलियम विल कम. अब व्हेन देयर इज़ अ मेटाप्लेजिया, जब ये स्क्वैमस एपिथेलियम चेंज हो जाएगी कॉलमनर एपिथेलियम में, तो इस डिजीज़ को हम बोलते हैं, अब ये GERD नहीं, अब ये बैरेट्स ईसोफेगस बन गई है. यहाँ इसको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया. Now why it is called as intestinal metaplasia? See, these are the columnar cells. Okay, these are the columnar cells. And these are what? These are the, okay, these are goblet cells. And because these goblet cells are mainly characteristic feature of the intestinal epithelium, अब we already told कि in Barrett esophagus यहाँ पे columnar epithelium will come. और with that columnar epithelium from the intestine goblet cells also come. Okay, so this is called as intestinal metaplasia because of the presence of what? Presence of goblet cells. Okay, and if on the histology, on the histopathological slide, if you find this goblet cell, then it is a hallmark feature of what? It is a hallmark feature of the Barrett's esophagus. It is a hallmark feature of Barrett's esophagus. Okay, और ये जो goblet cells होते हैं, generally what is the function of these cells? That is mucin production. And also these cells are grayish in color. They are grayish color. Sometimes they ask you regarding the stain that we use to stain the goblet cells. So stain कौन सा है? That is Alcian blue. और second stain जो हम use कर सकते हैं that is म्यूसिकैरामीन. ओके, बट ज़्यादातर हम एल्शियन ब्लू यूज़ करते हैं देन दिस. ओके, और एल्शियन ब्लू पे जब स्टेन यूज़ करोगे तो जो गॉबलेट सेल है दे विल स्टेन ब्लू एज यू कैन सी इन दिस इमेज. दीज आर व्हाट? These are the goblet cells stained with the Alcian blue dye. Now see this image. Can you clearly differentiate between this red area, dark red area and the light red area? This is the squamous epithelium and this is the columnar epithelium. This is columnar epithelium. So यहाँ पे as you can see the clear demarcation line. So यहाँ पे metaplasia हुआ है, mainly the squamous epithelium change हो गया to the columnar epithelium. Now see this histological slide. This is the squamous epithelium. This is what? This is the squamous epithelium. And यहाँ पे can you see these glands? These cells become little elongated. So this is the columnar cells. Okay. So this is the example of the columnar metaplasia. And same metaplasia you're gonna see in the respiratory epithelium. That metaplasia is called as squamous cell
metaplasia. Squamous cell metaplasia is seen in the respiratory epithelium. You know, mainly जो respiratory tract में कौन सी epithelium होती है? It is a ciliated columnar epithelium. And due to the smoking, what is gonna happen with years? This columnar epithelium is replaced by the squamous epithelium. So यहाँ पे क्या होगा? Squamous metaplasia. Columnar to squamous metaplasia mainly. Squamous metaplasia. Okay, and one more thing that you have to remember is generally जो squamous cell metaplasia है, it is associated with what? With the vitamin A deficiency. So vitamin A deficiency is associated with squamous cell metaplasia. Now you have to remember certain things about metaplasia. You know, metaplasia is what? Metaplasia is a pre-malignant condition. It is what? It is a pre-malignant condition. Metaplasia is a pre-malignant condition. Now there are certain conditions which are also pre-malignant. So what are the example of these pre-malignant condition? First one is the hyperplasia. As I told you, endometrial hyperplasia can lead to endometrial cancer. Okay, so hyperplasia is an example of what? Pre-malignant condition. Second is the metaplasia. This Barrett esophagus can lead to what? That is adenocarcinoma. So metaplasia is also a pre-malignant condition. Third one is the chronic inflammation. Now what is why chronic inflammation can lead to cancer? Like example, ulcerative colitis can lead to cancer. Even Crohn's disease can lead to cancer. So it is a pre-malignant. Ulcerative colitis and the Crohn's disease. Fourth condition that is pre-malignant, that is atrophy. We'll discuss about atrophy. Atrophy में कौन सी condition? Example, atrophic gastritis. Atrophic gastritis. Okay, this can lead to cancer. So these are all pre-malignant conditions. Now we'll discuss about atrophy. So what is the definition of atrophy? It is decrease in cell number or decrease of cell size or both. Okay. Now how the cell number is gonna decrease? Like just take an example of apoptosis. Here the cell do suicide, self-suicide. So self-suicide may what is gonna happen? The cell number is gonna decrease. We'll discuss about cell size. Wait. Before that, you have to know whether this atrophy is physiological or pathological. So this atrophy is both physiological and pathological. So what is the example of physiological atrophy? That is menstrual cycle. As you can see, like with the age, what is gonna happen? The atrophy of endometrium will be there. So the female is gonna get what? Menopause. Second example of physiological atrophy is what? That is embryogenesis. Embryogenesis. अब आपको पता है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट
क्या होता है, देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स लाइक नोटोकॉर्ड और थायरोग्लॉसल डक्ट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस, बट जैसे ही जो एम्ब्रो है वो बड़ा होने लग जाता है या जब लाइक ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, व्हाट इज गोना हैपन, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स गॉट व्हाट, एट्रोफिड. सो एम्ब्रोजेनेसिस में व्हाट यू गोना रिमेंबर इज ड्यूरिंग embryological development. Embryogenesis में what you gonna remember is during embryogenesis structures like notochord, thyroglossal duct, so these all structure got atrophied during fetal development. Okay, now what are the example of pathological atrophy? So the first example of this is disuse of particular organ. Like for example, if there is an obstruction in the pancreatic duct, so with time क्या होगा, there will be atrophy of pancreas. Pancreas बिल्कुल काम नहीं करेगा. So because of the obstruction of pancreatic duct, there will be atrophy of pancreas. Second example is the neurodegenerative diseases. What are the neurodegenerative diseases? Amyotrophic lateral sclerosis is there, Parkinson's disease is there, okay, then Huntington disease is there. So what are the example? That is Parkinson's disease, Huntington's disease, okay. थर्ड पैथोलॉजिकल एट्रॉफी की जो एग्जांपल है दैट इज द senile with the age, okay. So these are certain example of the physiological and the pathological atrophy. Now what is the mechanism, how is atrophy gonna occur? So see, generally atrophy is accompanied by what? By autophagy. Now what is autophagy? Autophagy means self-eating. और normal condition में तो self-eating नहीं होगी. So when self-eating gonna take place? That is in starvation. In starvation you gonna see self-eating or autophagy. Now this process is done by what? Ubiquitin proteasomal pathway. This is what? That is ubiquitin proteasomal pathway, okay. इसकी वजह से by the help of this ubiquitin proteasomal pathway atrophy will take place. Now autophagy, generally it is three types. One is the macroautophagy, other is the microautophagy, and third one is the chaperone mediated autophagy. Third one is the chaperone mediated. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, जो मार्कर आपको याद रखना है, that is what? That is LC3. Okay. In this way, atrophy is gonna take place. Now see this image. As you can see, this is the normal brain. Okay, this is what? This is a normal brain. But see this image. Can you clearly appreciate this space? This space increases
दिस इज़ वाई, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एट्रोपी. यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं है, बट यहाँ पे जो सल्कस है और गाराइज है, इनमें कैसी स्पेस जो है वो इंक्रीज होगी. एज यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट, दिस इज़ अ ब्रेन ऑफ अ 82-year-old मैन. सो दिस इज़ अ केस ऑफ what? Atrophy. Okay. So this is all about the cell adaptation. So thanks for watching this video.